हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको। और इस वीडियो में जो है हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे कौन से हार्मोन जो है स्रावित होते हैं, उन हार्मोनों को भी हम लोग समझेंगे, उनका जो कार्य है उन कार्यों को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर हेडिंग बना लेते हैं, मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र। ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं बोर्ड पर, मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र। और इस वीडियो में जो है हम लोग मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्रों के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र जो है ये क्या है। तो लिखेंगे हम लोग, इसके विषय में लिखते हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथियां ग्रंथियां इस प्रकार है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां इस प्रकार है। अब ये ग्रंथियां कौन कौन सी है, इन ग्रंथियों के विषय में हम लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो ग्रंथि हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। अब इस ग्रंथि के बारे में पिट्यूटरी ग्रंथि अब इस ग्रंथि के बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि आखिर ये ग्रंथि है क्या, क्या करती है, नहीं करती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि कई पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि 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 कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी कई अन्य अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथियों का कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण भी करती है नियंत्रण भी करती है। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह अन्य कई जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण भी करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे, प्रश्न यहीं से परीक्षा में जो है आते हैं कि मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहते हैं। प्रश्न आते हैं परीक्षा में
कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रंथि दो मुख्य भागों में, पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रंथि दो मुख्य भागों में, दो मुख्य भागों में, दो मुख्य भागों अग्रपिंडक तथा पश्चपिंडक, दो मुख्य भागों अग्रपिंडक अग्रपिंडक तथा तथा पश्चपिंडक पश्चपिंडक पिंडक में, अग्रपिंडक तथा पश्चपिंडक में बटा होता है, बटा होता है होता है। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है यह दो भागों में बटी हुई होती है, एक अग्रपिंडक और दूसरा पश्चपिंडक। तो लिखेंगे हम लोग अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक हार्मोन, अग्रपिंडक द्वारा अग्रपिंडक द्वारा पिंडक द्वारा स्रावित स्रावित एक हार्मोन, एक हार्मोन हार्मोन वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन वृद्धि हार्मोन अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है वृद्धि हार्मोन कहलाता है। यह शरीर की वृद्धि, यह यह शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि वृद्धि विशेषकर वृद्धि विशेषकर हड्डियों, विशेषकर हड्डियों हड्डियों एवं मांसपेशियों के, हड्डियों एवं मांसपेशियों के वृद्धि को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित हड्डियों एवं मांसपेशियों के वृद्धि को नियंत्रित करती है यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि दो भागों में बटी हुई है, एक अग्रपिंडक और दूसरा पश्चपिंडक। तो अग्रपिंडक से एक वृद्धि हार्मोन जो है, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं, और यह वृद्धि हार्मोन जो है वह जो है शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी खासकर जो है यह हड्डियों और फिर मांसपेशियों की वृद्धि को जो है नियंत्रित करता है। तो आइए जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित और भी कुछ बातें हैं जिसे हम लोग जानते हैं। तो लिखते हैं हम लोग आगे लिखते हैं कि इस हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव से, इस हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव से इस हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव से मनुष्य की लंबाई
की लंबाई लंबाई औसत से औसत से औसत से बहुत अधिक हो जाती है। औसत से बहुत अधिक हो जाती है। बहुत अधिक हो जाती है। बहुत अधिक हो जाती है। हड्डियां भारी और मोटी हो जाती है। हड्डियां हड्डियां भारी भारी और हड्डियां भारी और मोटी हो जाती है। मोटी हो जाती है। हो जाती है। हो जाती है। हड्डियां भारी और मोटी हो जाती है। हो जाती है। इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। इस हार्मोन के हार्मोन के कम स्राव से के कम स्राव से इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि कम स्राव से शरीर की वृद्धि वृद्धि रुक जाती है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है। यानी जब अग्रपिंडक से निकलने वाला जो हार्मोन है, अग्रपिंडक से निकलने वाला जो वृद्धि हार्मोन है, अगर वो वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है तो शरीर जो है औसत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी लंबाई बढ़ जाएगी, तथा उस हार्मोन के कम निकलने की वजह से कम स्रावित होगा, तो जो शरीर की वृद्धि है वो कम रह जाएगी, यानी वृद्धि जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, जिसे हम लोग जो है बौनापन कहते हैं। इसमें हम लोग लिख लेते हैं, वृद्धि रुक जाती है, इसे बौनापन कहते हैं। इसे बौनापन बौनापन कहते हैं। इसे बौनापन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्रंथि का जो एक भाग अग्रपिंडक है और उस अग्रपिंडक से निकलने वाला जो वृद्धि हार्मोन है, इसके कार्य को हम लोगों ने समझा। अब इसमें और भी आगे, जैसे दूसरा भाग इसका पश्च पिंडक है, तो पश्च पिंडक से भी हार्मोन निकलते हैं, उसके विषय में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग यदि नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को रोक के बना लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम इसे मिटाते हैं और फिर आगे जो चीजें हैं उसे हम लोग लिखते हैं। तो ये अग्रपिंडक के विषय में हम लोग लिख चुके हैं, तो अग्रपिंडक को हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, और फिर जो है इसके आगे के बात को हम लोग लिखेंगे। इसके अगले बात यानी पश्च पिंडक से संबंधित जो बात है, जो जरूरी बात है, उसे हम लोग लिखते हैं। तो आइए पश्च पिंडक से संबंधित कुछ बात है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग कि पश्च पिंडक या अग्रपिंडक में थोड़ी बात और भी ज्यादा जरूरी है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन, इसी में लिखते हैं, अग्रपिंडक द्वारा पिंडक द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन
एक अन्य हार्मोन हार्मोन अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन हार्मोन नर में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नर में हार्मोन नर में शुक्राणु शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी इसी अग्रपिंडक में एक अन्य हार्मोन स्रावित होता है और वह हार्मोन जो है पुरुषों में यानी नर में जो है शुक्राणु तथा मादा यानी स्त्री में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है तथा एक और अन्य हार्मोन तथा एक और अन्य हार्मोन इसी अग्रपिंडक से पिंडक से स्रावित होता है जो जो मादा में जो मादा में जो मादा में मादा के स्तनों को जो मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है जो मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। तो ये हम लोगों ने अग्रपिंडक से स्रावित होने वाले हार्मोनों के जो कार्य हैं उन कार्यों को समझा। अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग पश्चपिंडक के विषय में भी ले लेते हैं। तो आइए हम इसे मिटा देते हैं, अग्रपिंडक का जो कार्य है उसे, और अब हम लोग जो है पश्चपिंडक के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग लिखते हैं, पश्चपिंडक के विषय में हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। पश्चपिंडक से स्रावित एक अन्य हार्मोन पश्चपिंडक
से स्रावित स्रावित एक अन्य हार्मोन पश्चपिंडक से स्रावित एक अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। सहायक होता है। मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्रंथि को देखा। पिट्यूटरी ग्रंथि को जैसे दो भागों में बांटा गया था, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक, और इस अग्रपिंडक से भी जो स्रावित हार्मोन है उसको भी हम लोगों ने देखा, उसके कार्य को उसके फंक्शन को हम लोगों ने समझा। और फिर जो पश्चपिंडक है, पश्चपिंडक से भी जो स्रावित होने वाले हार्मोन है, उस हार्मोन के बारे में, उस हार्मोन के कार्य के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पहला पिट्यूटरी ग्रंथि था, जो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, इसमें जो पहला पिट्यूटरी ग्रंथि था इसको हम लोगों ने समझा। अब दूसरा जो ग्रंथि है, उस दूसरे ग्रंथि को हम लोग समझते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं, फिर आगे जो है अगली जो ग्रंथि है उसे हम लोग समझते हैं, उसे हम लोग लिखते हैं। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स जो है वीडियो रोक के बना लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा। तो आइए अब दूसरा जो हम लोग ग्रंथि लिखेंगे, उस दूसरे ग्रंथि को हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। तो पहली ग्रंथि हम लोग समझ लिए, अब दूसरी ग्रंथि को हम लोग समझते हैं, और उस दूसरी ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन है उस हार्मोन को भी हम लोग समझेंगे। तो दूसरा ग्रंथि हम लोग हेडिंग बनाते हैं थायराइड ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि हमारा होगा थायराइड ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो आइए हम लोग जानते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में कि आखिर ये क्या है, किस तरह के हार्मोन जो है यहाँ से निकलते हैं और क्या क्या होता है यहाँ। तो हम लोग लिखेंगे इस ग्रंथि के, लिखेंगे मनुष्य में यह ग्रंथि, मनुष्य में यह ग्रंथि, मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। यह ग्रंथि द्विपिंडक, मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। द्विपिंडक रचना होती है। यह ग्रंथि श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों ओर, यह ग्रंथि श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों ओर, श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। लैरिक्स के नीचे लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड, ग्रंथि के दोनों पिंड
इस ग्रंथि के दोनों पिंड इस ग्रंथि के दोनों पिंड स्थमस स्थमस इस ग्रंथि के दोनों पिंड स्थमस के द्वारा इस ग्रंथि के दोनों पिंड स्थमस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं 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 इस ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन है इस ग्रंथि का स्राव इस ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन है इस ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन है। यानी प्रश्न यहां से आ जाएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो हमें याद रखना होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो है थायराइड ग्रंथि से होता है। या फिर ऐसे भी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है या थायराइड ग्रंथि से, ऐसे पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो हमें याद रखना होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आइए इसके बारे में आगे और भी चीजें हम लोग लिखेंगे। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायरॉक्सिन 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 के संश्लेषण के लिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। यानी थायरॉक्सिन का जो संश्लेषण होगा वह आयोडीन की उपस्थिति में ही होगा। आगे हम लोग लिखते हैं, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा, आगे लिखेंगे हम लोग कि थायरॉक्सिन आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कम बनता है। थायरॉक्सिन बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कम बनता है थायरॉक्सिन कम बनता है इस हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में इस हार्मोन की गति
के गति को बढ़ाने के प्रयास में इस हार्मोन के गति को बनने की गति को इस हार्मोन के बनने की गति यहाँ होगा बनने की गति को हार्मोन के बनने की लिखते हैं यहाँ फिर से बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं जिसे ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को भी समझा उसकी कमी से कौन सा रोग होगा इसे भी हम लोगों ने समझा। तो आगे जो ग्रंथि है इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं। तो आइए अगली जो ग्रंथि है उसे हम लोग समझते हैं। तो इसे हम लोग पहले मिटा देते हैं फिर आगे समझेंगे। तो आइए इसे हम लोग मिटा देते हैं फिर आगे जो ग्रंथि है इसे हम लोग समझ लेते हैं। आगे कौन सी ग्रंथि है उसे हम लोग समझते हैं। अगली जो तीसरी ग्रंथि हम लोग लिखेंगे वो है जनन ग्रंथिया। आगे तीसरी ग्रंथि का नाम हम लोग लिखेंगे जनन ग्रंथिया। जनन ग्रंथिया जनन ग्रंथिया तो ये क्या है इसमें कौन से हार्मोन जो है स्रावित होते हैं इसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे जनन कोशिकाओं के निर्माण के महत्वपूर्ण जनन कोशिकाओं के निर्माण के महत्वपूर्ण जनन कोशिकाओं के निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य के अतिरिक्त जनन ग्रंथियां महत्वपूर्ण कार्य के अतिरिक्त जनन ग्रंथियां कार्य के अतिरिक्त जनन ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी
रूप में भी रूप में भी कार्य करती है, कार्य करती है। ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करती है। लिखेंगे अंडाशय के द्वारा कई हार्मोनों का स्राव होता है। अंडाशय के द्वारा कई हार्मोनों का स्राव होता है। अंडाशय के द्वारा कई हार्मोनों का स्राव होता है। बालिकाओं के शरीर में यौनावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन, बालिकाओं के शरीर में बालिकाओं के शरीर में बालिकाओं के शरीर में यौनावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन सभी परिवर्तन इन हार्मोनों के कारण ही होते हैं। इन हार्मोनों के कारण ही इन हार्मोनों के कारण ही होते हैं होते हैं। दूसरा हम लोग लिखेंगे इसी का भाग है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को, इसी में लिखेंगे हम लोग वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं। एंड्रोजेंस कहते हैं। एंड्रोजेंस कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टेरोन कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टेरोन, सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों को यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों को परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। लक्षणों के परिवर्धन एवं
एवं यौन यौन आचरणों को एवं यौन आचरणों को प्रेरित करता है। प्रेरित करता है एवं यौन आचरणों को प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। और इस तरह से हम लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझा और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों को भी समझा तथा उन हार्मोनों का क्या कार्य होता है उस कार्य को भी हम लोगों ने समझा। ऐसे तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और भी है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं तथा उनसे स्रावित होने वाले बहुत सारे हार्मोन हैं, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था उसे हम लोगों ने समझा। और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है इस विषय पर अच्छी जो है समझ बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।